दोस्तों, मैं इस वक्त वेनेज़ुएला के कैपिटल कराकस में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक सड़क जा रही है जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ। ये सड़क एलिवेटेड है, उससे नीचे एक और सड़क है वहाँ पर जो कि एलिवेटेड नहीं है, उसके नीचे से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। और बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की बिल्डिंग्स आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। कुछ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, कुछ कंस्ट्रक्टेड हैं। बिल्डिंग से भी अगर पीछे आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि जनाब आली पहाड़ हैं, पहाड़ों के ऊपर बादल यूं यूं करके मंडला रहे हैं। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। इन माउंटेन्स के पीछे जब आप देखेंगे, इन पहाड़ों के पीछे जब आप देखेंगे तो आपको इनफैक्ट एक समुंदर नज़र आएगा जो कि कैरिबियन सी है। और उस समुंदर के अंदर 3 बड़े बड़े जंगी जहाज़ जिनको हम वॉरशिप्स कहते हैं वो मौजूद हैं जो कि अमेरिका से ताल्लुक़ रखती हैं। और उसके साथ मज़ीद 4000 फ़ौजी तैयार बैठे हैं, मरीन्स, कि हम वेनेज़ुएला को किसी वक्त भी इन्वेड कर सकते हैं। और लो जी, इधर मैं बैठा हूँ तैमूर रहमान, उधर वॉरशिप्स बैठी हैं और आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो। तो सोचा कि मौके से फ़ायदा उठाते हुए आपको सबसे पहले तो थोड़ा सा वेनेज़ुएला की तारीख़ के बारे में बताऊँ और फिर मज़ीद कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसके पीछे क्या वजह है। अब आपको पता है यार कि एकेडमिक टाइप बंदा हूँ, तारीख़ बताए बग़ैर दिल ही नहीं चाहता कि मौजूदा सूरत हाल पे कोई रोशनी डालूँ। तो सरकार जब क्रिस्टोफर कोलंबस तीसरी दफ़ा इस इधर अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आए तो यहाँ पे जो उनके साथ लोग थे उन्होंने कहा ये जो इलाका है वेनेज़ुएला का, यहाँ तीसरी दफ़ा जब वो साउथ अमेरिका आए तो वेनेज़ुएला पहुँचे तो उन्होंने कहा ये लगता है लिटिल वेनिस। तो फिर इसलिए उन्होंने इसका नाम डाल दिया वेनेज़ुएला, जिसका मतलब है लिटिल वेनिस। 1522 में स्पेन ने फिर पूरे इस इलाके को कॉलोनाइज़ कर लिया। यहाँ की इंडिजिनस पॉपुलेशन के साथ तो वही कुछ हुआ जो बाकी पूरी साउथ अमेरिका में हुआ था। देखते देखते स्पेनिश कॉलोनियलिस्ट ने बड़ी बड़ी अपनी प्लांटेशंस कायम कर लीं जो कि स्लेव प्लांटेशंस भी थी। आपको मालूम है पूरे साउथ अमेरिका के अंदर इतनी स्लेवरी थी, इतनी ब्लैक स्लेवरी थी कि नॉर्थ अमेरिका में इतनी स्लेवरी नहीं रही जितनी कि साउथ अमेरिका में रही। बड़े बड़े लैटिफुंडास बनाए गए जो कि एग्रीकल्चरल प्लांटेशंस थी। और इसको फ्यूडलिज़म तो नहीं कह सकते आप क्योंकि इसमें कमोडिटी प्रोडक्शन हो रही थी, मगर फोर्स्ड लेबर ज़रूर इसके अंदर मौजूद था, स्लेव लेबर इसके अंदर मौजूद था। तो एक तरफ यहाँ पे स्पेनिश पॉपुलेशन आई और दूसरी तरफ यहाँ पे अफ्रीकन पॉपुलेशन आई और पुरानी यहाँ पे इंडिजिनस पॉपुलेशन भी मौजूद थी। उनका मिक्सचर जो है यहाँ पे बनता चला गया और यहाँ की जो एलीट थी उसको क्रियोल एलीट बोला जाता था। तो जब वेनेज़ुएला स्पेन की कॉलोनी बन गया और आप मेरे इर्द गिर्द वो पुराना स्पेनिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर भी देख सकते हैं मेरे पीछे। ख़ास तौर पे अगर आप इस तरफ देखें कि ये जो पीली किस्म की बिल्डिंग होती है और इस किस्म की खिड़कियाँ हैं, ये बड़ा टिपिकल है स्पेनिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर का। ये मेरे पीछे आपको कुछ पुराना स्पेनिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर नज़र आ रहा होगा। ये जो स्टाइल है जहाँ पे भी आपको नज़र आए तो ये अक्सर व बेशतर स्पेनिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर होते हैं। ख़ास तौर पे पीला रंग, अगरचे वो बंदा जो है वो उस पीले रंग को अब सफ़ेद कर ही जा रहा है मगर बहरहाल ये स्टाइल जो है वो स्पेनिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर का है। तो यहाँ पे एक ऐसी इकॉनमी बनी जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एडमिट करना पड़ता है कि स्लेवरी भी कॉमन थी और बड़े बड़े हासिएंडास वगैरह बना के और बड़े बड़े इस्टेट्स बनाए उन्होंने जहाँ पे फोर्स लेबर इस्तेमाल किया करते थे, यानी कि वहाँ पे अनफ्री लेबर को इस्तेमाल किया करते थे। बहरहाल कुछ एवोल्यूशन के बाद, कुछ वक्त के बाद यहाँ ज़ाहिर बात है वेनेज़ुएला की अपनी एक लोकल एलीट भी पैदा हो गई जो उसी इकॉनमी के साथ जुड़ी हुई थी और उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो अब स्पेनिश क्राउन के मातहत ना रहें बल्कि एक आज़ाद मुल्क बन जाए। जिस तरह के आपने पढ़ा होगा तारीख़ के अंदर अमेरिका में 1776 से आगे मज़ीद एक बहुत बड़ा इनकलाब हुआ जिसको जॉर्ज वाशिंगटन ने लीड किया जो कि ब्रिटिश क्राउन के ख़िलाफ़ था। तो इसी तरह यहाँ पे वेनेज़ुएला के अंदर भी एक मूवमेंट ऐसी चली और उस मूवमेंट को लीड किया एक फ़र्द ने जिनका नाम था साइमन बोलीवार। साइमन बोलीवार यहाँ वेनेज़ुएला के लिए वही हैसियत रखते हैं जो कि आप कह सकते हैं कि जॉर्ज वाशिंगटन की हैसियत है फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इस वक्त इनफैक्ट हम उनके मेमोरियल के साथ खड़े हुए, पीछे आप देख सकते हैं कि साइमन
बोलीवार के लिए एक मेमोरियल भी यहाँ पर मौजूद है। ये घोड़े पे वो हैं। देखिए जी, स्टैचू के नीचे क्या लिखा हुआ है, लिखा है साइमन बोलीवार, लिबरेटर ऑफ वेनेजुएला, न्यूवो ग्रानाडा, एक्वाडोर, पेरू एंड फाउंडर ऑफ बोलीविया। यानी कि ये तमाम वो मुल्क हैं जो कि साइमन बोलीवार को अपना फाउंडर, अपना लिबरेटर, इंडिपेंडेंस फाइटर तस्लीम करते हैं, मानते हैं। और वाकई साइमन बोलीवार एक बहुत बड़ा फिगर है तारीख़ में, जिसने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को इस तरह से आज़ाद किया स्पेनिश क्राउन से। 1830 के अंदर वेनेजुएला एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई। कोलंबिया के साथ मिलकर यहाँ पे बहुत बड़ी बगावत हुई। उस बगावत के नतीजे में और उसके साथ ही फिर और कई तहरीकें भी शुरू हुई। मिसाल के तौर पे 1846 में एक मूवमेंट शुरू हुई जो कि ये कहती थी कि ना सिर्फ हमें आज़ाद होना चाहिए बल्कि किसान तभी आज़ाद होंगे जब उनको ज़मीनें मिलेंगी। इस मूवमेंट को एक बंदे ने लीड किया जिसका नाम था एज़ेक्विएल ज़मोरा। और ज़मोरा ये कहते थे कि लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए। एक पेजेंट अपराइजिंग हुई 1846 के अंदर, वो चलती रही। और उसके साथ ही मुंसलिक फिर चंद साल बाद एक बहुत बड़ी सिविल वॉर शुरू हो गई वेनेजुएला के अंदर। वो थी लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के दरमियान। उस ज़माने में और लैटिन अमेरिका के अंदर लिबरल्स ख़ास तौर पे लाल कपड़े पहना करते थे, उनका झंडा भी लाल हुआ करता था। और जो कंजर्वेटिव्स थे या वो ग्रे पहनते थे या ब्लू पहनते थे। तो ये रेड और ब्लू की लड़ाई हुई। उस ज़माने के जो लिबरल्स थे यहाँ लैटिन अमेरिका के, वो ऐसे ही लगते थे जैसे कि कोई कम्युनिस्ट इनकलाबी हों, मगर वो कम्युनिस्ट नहीं थे फ्रेंकली। वो ज़्यादा मिडिल क्लास के सपोर्टर्स थे। और जो कंजर्वेटिव्स थे वो जो ट्रेडिशनल लैंडेड बड़े स्टेट्स के ओनर्स थे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो बड़ी लंबी यहाँ पे फिर सिविल वॉर चली जो 1863 में जाके ख़त्म हुई और जिसमें 1.5 लाख बंदा मारा गया या शहीद हुआ दोनों साइड से। और उसके बाद 12 लिबरल्स को कामयाबी हुई और वेनेजुएला एक रिपब्लिक बन गया। अगर आप जानना चाहते हैं कि जो सिविल वॉर वेनेजुएला में लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के दरमियान हुई उसने आम लोगों की ज़िंदगियों को किस तरह से मुतासिर किया, बाय द वे मैं हमेशा उस सिविल वॉर के बारे में इसी तरह सोचता हूँ जिस तरह मैं US सिविल वॉर के बारे में भी सोचता हूँ, जो कि इब्राहिम लिंकन ने लीड की और सदर्न स्टेट्स जहाँ पे स्लेवरी थी उनको डिफ़ीट किया। ब्रॉडली स्पीकिंग, वैसे बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। तो जो लैटिन अमेरिका के अंदर सिविल वॉर हुई उसमें भी लिबरल्स ने बेसिकली जो बड़े बड़ी स्लेव प्लांटेशन ओनर्स थे उनके जो कंजर्वेटिव्स थे उनको डिफ़ीट किया। बहरहाल अगर आप इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो गैब्रियल गार्सिया मार्केज़ की किताब 100 Years of Solitude इसी सारी तारीख़ पर मबनी है। अगरचे वो एक मैजिकल रियलिज़म के स्टाइल में है मगर दर हकीकत वो है इसी पीरियड के बारे में और इसी सिविल वॉर के बारे में। मुख्तसर आपको ये बताऊंगा कि कंजर्वेटिव्स बेसिकली वो थे जो कि ट्रेडिशनल बड़े यहाँ के लैंड ओनर्स हुआ करते थे, जो बड़े बड़े यहाँ के लैटिफुंडा ओनर्स हुआ करते थे। और लिबरल्स वो थे जो कि मिडिल क्लास के लोग थे और वो उस ज़माने के अंदर बड़े रेवोल्यूशनरी किस्म के समझे जाते थे। बल्कि आप कह सकते हैं जब आप उनको देखेंगे कि उन्होंने लाल झंडा उठाया हुआ है, आप कहेंगे उस ज़माने के कम्युनिस्ट ही वो लगते थे एक तरह से। ये जो लड़ाई जारी थी लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के दरमियान, इसके अंदर फिर ज़मीन का मसला बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता था और कई पेजेंट अपराइजिंग्स भी शुरू हुई, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि लैटिन अमेरिका के और बहुत सारे इलाकों के अंदर भी, कोलंबिया के अंदर भी एंड सो ऑन। वेनेजुएला के अंदर एक लीडर थे जिनका नाम था एज़ेक्विएल ज़मोरा, जिन्होंने 1846 के अंदर एक पेजेंट अपराइजिंग ऑर्गेनाइज़ की और फिर उसके बाद ये जो लिबरल कंजर्वेटिव सिविल वॉर थी इसके अंदर भी ये हिस्सा लेते रहे और 1863 तक तकरीबन ये जाके मामला ख़त्म हुआ। 150,000 डेथ्स हुई हैं सिविल वॉर के अंदर और लिबरल्स को कामयाबी हो गई। उन्होंने फिर एक पार्लियामेंट वगैरह कायम की जो कि किसी न किसी हवाले से चलती रही। वर्ल्ड वॉर I के करीब वेनेजुएला के अंदर तेल की डिस्कवरी हो गई और फिर तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो बैनुल-अक़वामी सरमायादार थे वो कितनी तेज़ी से यहाँ पर आए और उन्होंने कहा जी हम एक्सप्लोरेशन करेंगे। इनफैक्ट अगर मैं वेनेजुएला को ईरान से कंपेयर करूँ कि जहाँ पर एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी ने अपनी इजारादारी कायम कर ली और एक छोटी सी एलीट बना ली जो कि ऑयल पर बुनियाद रखती थी और बहुत ही अमीर थी, तो इसी तरह वेनेजुएला वो मुल्क है जिसके पास बेतहाशा ऑयल के वसाइल हैं। बल्कि कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद उनके पास सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा ऑयल के वसाइल हैं। तो 1920 से लेकर 1980s तक, मगर ये ऑयल बूम और इससे जो दौलत पैदा हुई वो एक छोटी सी एलीट तक महदूद रही।
वो अवाम उन्नास तक बहरहाल नहीं पहुंच सकी। और दूसरा मामला ये था कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि जी वो इधर उधर ना हो जाएं, बाहर के बैनुल अक़वामी सरमाए ने, ख़ास तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यहाँ वेनेज़ुएला के अंदर मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स को इनकरेज किया। तो लिहाजा जैसे ही ये तेल के ज़खायर निकले तो उसके बाद वेनेज़ुएला में मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स का एक लंबा दौर और सिलसिला शुरू हो गया। 1931 में वेनेज़ुएला में एक नई सियासी कुव्वत उभर कर सामने आई और वो थी पार्टिदो कम्युनिस्ट वेनेज़ुएला, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वेनेज़ुएला। अपनी ज़बान में उसको वो PCV लिखते हैं। इसके जनरल सेक्रेटरी और फाउंडर थे गुस्तावो मचाडो और इनका बहुत ही बड़ा किरदार रहा है इंटेलेक्चुअली, ऑर्गेनाइजेशनली वेनेज़ुएला की सियासत में। लोग यहाँ पे ख़ास तौर पे बाएं बाजू के लोग उनको अपना उस्ताद मानते हैं। जिस कॉन्फ्रेंस पे मैं मौजूद था वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो कह रहे थे कि जी हमने जो सियासत सीखी है, वो हालांकि वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं थे, मगर वो कह रहे थे कि जो हमने सियासत सीखी है वो सीखी दर हकीकत PCV से है, कम्युनिस्ट पार्टी से। ये हमारी मदर पार्टी है। तो गुस्तावो मचाडो ने 1931 के अंदर यहाँ वेनेज़ुएला के ऑयल वर्कर्स को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया और मुख्तलिफ और वर्कर्स को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया और उनकी कोशिश ये थी कि वेनेज़ुएला के अंदर मिलिट्री डिक्टेटरशिप ख़त्म की जाए। वेनेज़ुएला की कम्युनिस्ट पार्टी का इतना ज़बरदस्त नज़रियाती इन्फ्लुएंस था, ख़ास तौर पे लेनिन के आइडियाज़ इम्पीरियलिज़म पर कि किस तरह से साम्राज्य मुल्कों को अपने काबू में ले लेता है। इन ख़यालात का बहुत बड़ा असर हुआ पूरी वेनेज़ुएला की पॉलिटिक्स पर। एक और सियासतदान जो कि एक ज़माने में कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होते थे मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिस्ट पार्टी से अलहदा हुए, उनका नाम था रोमालो बेटनकोर्ट। उन्होंने ये सोचा कि इनकलाबी ज़रिए से हम तब्दीली नहीं लेकर आएंगे बल्कि सोशल डेमोक्रेसी का रास्ता बेहतर है। तो उन्होंने फिर यहाँ पर एक पार्टी बनाई जिसका नाम था डेमोक्रेटिक एक्शन। ये एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी और बहरहाल इसने भी एक जद्दोजहद की, एक स्ट्रगल की और ये भी बड़ी मशहूर और पॉपुलर होनी शुरू हो गई। और उन्होंने यही कहा कि हम ऑयल वेल्थ को इस्तेमाल करेंगे कि गरीबों की इमदाद की जाए। और इसी पीरियड में तकरीबन एक और पार्टी कायम हुई जिसको आप कह सकते हैं क्रिश्चियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी। कुछ रिलीजियस भी थी मगर उसके साथ साथ ये कहती थी कि गरीबों का हमने ख्याल रखना है। तो ये तीन पार्टियां, कोपाई और डेमोक्रेटिक एक्शन और PCV, इन्होंने फिर मिलिट्री डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ जद्दोजहद शुरू की और इसमें इनको कामयाबी मिली जाके 1958 में, जब वेनेज़ुएला के अंदर मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स का दौर ख़त्म हुआ और यहाँ पे जमहूरियत का दौर शुरू हुआ। इस जमहूरी दौर के अंदर जिन पार्टीज़ ने डोमिनेट किया उसमें बेसिकली वो डेमोक्रेटिक एक्शन और कोपाई यानी कि जो क्रिश्चियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, इन्होंने तकरीबन 4 डेकेड्स 58 से आगे वेनेज़ुएला की पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया। PCV जिसका बड़ा अहम किरदार बहरहाल था, वो डोमिनेट नहीं कर सकी, अगरचे बहुत मकबूल थी मगर फिर भी आप समझ सकते हैं कि कोल्ड वॉर का पीरियड था और अगर यहाँ पे जमहूरियत आ भी गई थी तो अमेरिका ये नहीं चाहता था कि यहाँ पे कम्युनिस्ट इक़्तिदार में आ जाए। 1959 में क्यूबा में एक बहुत बड़ा इनकलाब हुआ और वहाँ पे फिडेल कैस्ट्रो, उनके भाई राउल कैस्ट्रो और उनके साथ चे गवारा की हुकूमत बनी और देखते देखते उन्होंने, अगरचे शुरू में तो ये नहीं कहा मगर देखते देखते वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन गई, सोवियत यूनियन के साथ एलाई हो गई। ख़ास तौर पे बे ऑफ पिग्स इन्वेजन के बाद फिडेल कैस्ट्रो ने ये कहा कि आई एम अ मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा मैं मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ही रहूँगा। क्यूबन रेवोल्यूशन के नतीजे में ना सिर्फ वेनेज़ुएला में बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ थी उनमें एक रेडिकलाइजेशन हुई और एक नया नुक्ता नज़र पैदा हुआ जिसको कहा जाता है द क्यूबन लाइन। ये क्यूबन लाइन क्या बला थी, क्या चीज़ थी? वो ये है कि उस वक़्त तक यानी कि 1960s तक जो लैटिन अमेरिका के अंदर लेफ़्ट था बाय एंड लार्ज वो एक मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट फ्रेमवर्क और मॉडल पे काम कर रहा था। यानी कि वो ये कहते थे कि हम एक वैनगार्ड पार्टी बनाएंगे, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, उसके अंदर मज़दूरों को लेके आएंगे, वो मज़दूरों की वैनगार्ड पार्टी होगी, उनकी हरावल दस्ता पार्टी होगी और इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को कंसोलिडेट करते हुए, मजबूत करते हुए, तो फिर जिस तरह बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ उस तरह से हम भी इनकलाब करेंगे। मगर क्यूबा के अंदर बड़ी यूनिक सिचुएशन थी, एक बड़ी बहुत ही अनपॉपुलर किस्म की मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, फुलहेंसियो बतिस्ता की डिक्टेटरशिप, जो कि बहुत करप्ट डिक्टेटरशिप थी।
जहाँ पे फिर स्टूडेंट्स ने और यंग लोगों ने उस डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ बगावत की। फ्रैंक पियास बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे। जुलाई 26 मूवमेंट शुरू हुई और फिडेल कैस्ट्रो जो कि स्टूडेंट लीडर थे, बहुत यंग लीडर थे, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इस तरह से बात नहीं बनेगी। उन्होंने सोचा कि जी हमें मिलिट्री डिक्टेटरशिप को ओवरथ्रो करना है और इसके लिए पहले उन्होंने मोनकाडा गैरिजन पे अटैक किया। जब वो कामयाब नहीं हुआ और उसके बाद उनको जेल हुई, जेल के बाद उनको रिहाई हुई, तो उसके बाद वो सियरा माइस्त्रा चले गए। वहाँ से उन्होंने फिर एक गुरिल्ला वॉर लॉन्च कर दी। वो गुरिल्ला वॉर इतनी कामयाब साबित हुई कि पूरे लैटिन अमेरिका के अंदर लोगों ने सोचा कि जो क्यूबन रोड टू सोशलिज्म है वो अपना लिया जाए, यानी कि ऐसे लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया जाए जो कि पहाड़ी इलाकों में चले जाएं, देहाती इलाकों में चले जाएं और वहाँ से वो गुरिल्ला वॉर ऑर्गेनाइज़ करें। इसके पीछे एक और फ्रेंच फ़िलासफ़र भी थे जिनका नाम था रजीस डिब्रे। उन्होंने इसको एक पूरी थियरी में पेश किया जिसका नाम था द फूको थियरी। इसका फूको फ़िलासफ़र से कोई ताल्लुक़ नहीं, फोकस थियरी। फोकस से मतलब ये था कि एक छोटा सा ग्रुप, एक फोकस ग्रुप जो है वो अगर किसी मुल्क के अंदर गुरिल्ला वॉर स्टार्ट कर दे तो उस गुरिल्ला वॉर के अपने डायनामिक्स के नतीजे में वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कंडीशंस पैदा हो जाएंगी जिससे कि इनकलाब हो जाएगा। हमें किसी मुआशी बहरान का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी सियासी बहरान की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। गुरिल्ला वॉर जो है वो बज़ाते खुद बहरान इंट्रोड्यूस कर देगा और रियासत उससे कलेप्स हो जाएगी। बज़ाहिर तो क्यूबन रेवोल्यूशन में यही कुछ हुआ। तो इसके नतीजे में लैटिन अमेरिका की ढेर सारी बाएं बाजू की जो पार्टियाँ थीं वो रेडिकलाइज हुई और उन्होंने सोचा कि हम भी गुरिल्ला वॉर शुरू करें। और वेनेजुएला के अंदर भी ये हुआ कि पीसीवी ने ये सोचा और उनके साथ और लोग भी मुंसलिक थे कि जो क्यूबन लाइन और क्यूबन पाथ टू रेवोल्यूशन है उसको अडॉप्ट किया जाए। इस गुरिल्ला वॉर में सिर्फ पीसीवी के लोग नहीं थे बल्कि और भी मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हुई। कुछ तो पीसीवी में से निकली या उसके साथ मुंसलिक थी, कुछ इंडिपेंडेंटली क्यूबन रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा मुतासिर थी। मिसाल के तौर पे ये गुरिल्ला वॉर जो 1960 से तकरीबन 1966 तक चली, इसके अंदर मूवमेंट ऑफ द रेवोल्यूशनरी लेफ़्ट जिसको मीर कहा जाता है वो भी शामिल थे और इसके साथ साथ इन्होंने मिलकर जो एक आर्म फोर्सेस बनाई उनका नाम था FALN यानी आर्म फोर्सेस ऑफ नेशनल लिबरेशन। कोशिश उनकी यही थी कि नेशनल लिबरेशन कामयाब हो, मगर अमेरिका भी इस मामले में बहुत ही कोशिश हो चुका था और लैटिन अमेरिका की गवर्नमेंट्स भी इस मामले में बहुत कोशिश हो चुकी थी। वो ये बात समझ चुकी थी कि गुरिल्ला वॉर के ज़रिए इनकलाब हो सकता है। तो काउंटर इंसर्जेंसी मेथड्स अमेरिका की मदद से उन्होंने बहुत सारे बनाने शुरू किए कि किस तरह से इस गुरिल्ला वॉर के इनकलाब को रोका जा सकता है। इस सिलसिले में फिर उन्होंने बहरहाल वेनेजुएला के अंदर 1966 तक गुरिल्ला वॉर को रिप्रेस कर दिया, इसको दबा दिया और वो सारा सिलसिला आर्म स्ट्रगल का ख़त्म हो गया। जब गुरिल्ला वॉर फेल हो गई तो इसके नतीजे में ज़ाहिर बात है लेफ़्ट को और पीसीवी को बहुत नुकसान हुआ। इनफैक्ट कई बड़े बड़े स्प्लिट्स हुए इस पीरियड के अंदर। एक स्प्लिट जो था उसके नतीजे में एक नई पार्टी बनी, MAS मूवमेंट फॉर सोशलिज्म, और ला कौसा भी एक पार्टी बनी और पीसीवी डिक्लाइन में चली गई। अगरचे वो एक ज़माने में बड़ी ताकतवर पार्टी होती थी मगर अब उसके पास तकरीबन 1% वोट बच गया पूरे मुल्क के अंदर। यानी कि बेसिकली उन्होंने जो एक किस्म की एडवेंचरस लाइन अप्लाई की उसका काफ़ी नुकसान हुआ। गुरिल्ला मूवमेंट की फेलियर की शायद एक बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि 58 के बाद अभी एक जमहूरी हुकूमत बनी थी। लोगों की बड़ी एस्पिरेशंस थी कि जो इलेक्शंस का प्रोसेस है, जमहूरियत का प्रोसेस है, इसमें से ही उनकी ज़िंदगी कुछ बेहतर होगी। 58 के अंदर मिलिट्री डिक्टेटरशिप ख़त्म हुई तो 60 के अंदर आर्म स्ट्रगल शुरू हो गई, लॉन्च हो गई। तो मेरा ख़्याल है अभी काफ़ी लोगों में इल्यूजन्स थी और लोग ये समझते थे कि ये आर्म स्ट्रगल करने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास तो अब जमहूरियत आ गई है, अब हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। और वैसे भी जो हुकूमत उस वक्त इक़्तिदार में थी जिसमें बेटनकोर के डेमोक्रेटिक एक्शन भी शामिल और फिर उसके बाद के पीरियड के अंदर जो सोशल डेमोक्रेट से, क्रिश्चियन सोशल डेमोक्रेट से, वो भी शामिल थे। तो उनके बहुत सारे वादे भी थे कि हम जो है गरीबों में तकसीम करेंगे, हम गरीबों में बेहतर ज़िंदगी देंगे, गरीबों को एक सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट बनाएंगे। तो इन इल्यूजन्स की वजह से फिर ज़ाहिर बात है इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर आर्म स्ट्रगल करना बहुत नुकसानदेह साबित हुआ। बहरहाल इस आर्म स्ट्रगल के नतीजे में दो नए ऐसे रेवोल्यूशनरी थिंकर्स पैदा हुए जिन्होंने वेनेजुएला की पॉलिटिक्स को और सोच को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया और ख़ास तौर पे इस वक्त जो हुकूमत है उसको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। एक का नाम था डगलस ब्रावो और दूसरे का नाम था विलियम इज़ारा।
डगलस ब्रावो गुरिल्ला कमांडर भी रहे, बड़े कैरिस्मेटिक फिगर थे, बहुत पसंद किए जाते थे और गुरिल्ला स्ट्रेटजी वगैरह के अंदर उनका एक अहम किरदार रहा। और इसके साथ साथ वो ये कहते थे कि मार्क्सिज्म लेनिनिज़म के साथ साथ हमें लैटिन अमेरिकन नेशनलिज्म भी अप्लाई करना चाहिए और रेडिकल इकोलॉजी की बातचीत भी करनी चाहिए कि किस तरह से हम कुदरत के साथ जुड़ जाएं। दूसरे थिंकर थे विलियम इज़ारा। वो कहते थे कि मार्क्सिज्म और ख़ास तौर पे सोवियत मार्क्सिज्म तो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक डिटर्मिनिज़म का शिकार हो गया है, तो हमने इसको तब्दील करना है। अब हम एक लेनिनिस्ट वैनगार्ड नहीं बनाएंगे, एक बोलिवारियन वैनगार्ड बनाएंगे। लेनिनिस्ट पार्टी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ब्यूरोक्रेटिक होती है, ये होती है, वो होती है वगैरह, तो हमें एक डिसेंट्रलाइज किस्म की ग्रास रूट्स पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी चाहिए जो कि कम्यून्स पर बुनियाद रखती हो, कम्यूनल पार्टिसिपेशन पर बुनियाद रखती हो। और इन दोनों लीडर्स यानी कि ब्रावो और इज़ारा का इन्फ्लुएंस वेनेजुएला के मिलिट्री के लोअर रैंकिंग ऑफिसर्स के अंदर फैलना शुरू हो गया। इवन जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला थी पीस डील के बाद, वो ये चाहती थी कि मिलिट्री के अंदर ऐसे लोग हों जो कि उनके नुक्ता नज़र से इत्तफाक करें, इतनी उनके ख़िलाफ़ रिप्रेशन ना हो। मगर इस सिलसिले के अंदर जो ब्रावो और इज़ारा की सोच थी वो मिलिट्री के लोअर रैंक्स में बहरहाल फैलनी शुरू हो गई। अब ये बात तो आप जानते ही होंगे कि 1973 के अंदर जो मिडल ईस्ट के अंदर हो रहा था उसके नतीजे में बहुत बड़े बड़े ऑयल शॉक्स पैदा हुए दुनिया के अंदर, क्योंकि उस वक़्त यम किपुर वॉर जारी थी इजिप्ट और इज़राइल के दरमियान। उसमें सिर्फ इजिप्ट नहीं और मुल्क भी शामिल थे, तो जिसकी वजह से फिर एक ऑयल एम्बार्गो हुआ। ऑयल की प्राइसेस ऐसे तेज़ी से बढ़ी। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वेनेजुएला तो एक ऑयल रिच इकॉनमी थी। तो 1976 में वेनेजुएला की हुकूमत ने भी ये सोचा कि हम भी अपनी ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज़ कर देते हैं, और 76 में उन्होंने ऑयल इंडस्ट्री नेशनलाइज़ कर ली। शुरू में तो वेनेजुएला को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, मगर दर हकीकत वेनेजुएला इतना कुछ इंपोर्ट कर रहा था, इतना कुछ इंपोर्ट कर रहा था, ज़्यादातर चीज़ें वो इंपोर्ट करता था। वन ट्रिक पोनी जिसको हम कहते हैं ना, यानी कि उन्होंने एक ऐसी इकॉनमी बनाई थी कि हम तेल बेचेंगे और जो भी मंगवाना है हम बाहर से मंगवा लेंगे। और बाहर से वो इतना कुछ मंगवा रहे थे कि एक पॉइंट ऐसा आया कि वो अपनी फॉरेन डेट ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर सकते थे। बल्कि इनफैक्ट ये सिर्फ वेनेजुएला के अंदर नहीं हुआ, पूरे लैटिन अमेरिका के अंदर, मैक्सिको से शुरू होते हुए फिर पूरे लैटिन अमेरिका के अंदर एक डेट क्राइसिस फैल गया। अब लेट 1980s तक वेनेजुएला के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया। क्राइसिस यही पैदा हुआ कि जनाब आली उनकी डेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। उनको समझ नहीं आ रही थी कि अब ये किस तरह ख़र्चे पूरे करें जो वो ख़र्चे करते आ रहे थे उस वक़्त तक। मेनली तो एलीट पर ही ज़्यादा ख़र्चे किए जा रहे थे, मगर बहरहाल जो ख़र्चे वो करते आ रही थी उस वक़्त तक उसमें डेट फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा शामिल थी। तो उन्होंने अब सोचा कि क्या किया जाए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड और मुख्तलिफ़ इकोनॉमिस्ट और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने उनको ये कहा कि जी अब तो आपको ऑस्टेरिटी करनी पड़ेगी, न्यू लिबरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे आपको, यानी डीरेगुलेशन करनी पड़ेगी, प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी, आपको लिबरलाइजेशन करनी पड़ेगी, और ख़ास तौर पे जो सब्सिडीज़ आप आवाम को दे रहे हैं ये सब तो सिलसिला ख़त्म करना पड़ेगा। अब दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि अगरचे आपका ख्याल ये ज़रूर होगा, क्योंकि इतना प्रोपेगेंडा किया है इस मामले पर कि जी न्यू लिबरलिज्म तो बहुत अच्छा है, फ्री मार्केट तो बहुत अच्छी है, मार्केट को आज़ाद कर देंगे, रियासत ख़त्म कर देंगे, कमाल हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, सब्सिडीज़ ख़त्म हो जाएंगी, इकॉनमी बड़ी ग्रो करेगी। मगर हकीकत ये है कि ये नुक्ता नज़र सिर्फ़ और सिर्फ इकोनॉमिस्ट में मकबूल है या मकबूल था। सियासतदानों में ये नुक्ता नज़र कभी भी मकबूल नहीं रहा। इनफैक्ट इवन राइट विंग सियासतदानों में ये नुक्ता नज़र मकबूल नहीं रहा। उसकी सादा सी वजह यह है कि जनाब अली जब आपको जाना पड़ता है पब्लिक के पास वोट्स के लिए, अगर आप पब्लिक को ये कह सकें कि देखें जी मैंने खाना सस्ता कर दिया है, मैंने आपको इतनी सब्सिडीज़ दी हैं, मैंने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो रही, तो आपको वोट मिल जाएगा। अगर आप ये कहें कि जी जनाब अली अब आप सब लोग जो जितने बैठे हैं ना, आपकी इनकम्स भी कम होंगी, आपके अखराजात भी कम करने पड़ेंगे, आपको अपनी बेल्ट भी टाइटन करनी पड़ेगी, आपको मज़ीद गुर्बत में रहना पड़ेगा, तो क्या ख्याल है आपको वोट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से इवन राइट विंग पॉलिटिशियंस के नुक्ता नज़र में न्यू लिबरल रिफॉर्म्स जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। इसीलिए न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट दिन रात चीखते रहते हैं कि ओ वी नीड लीडरशिप, मतलब है तुम के रख दो आवाम को, गरीबों को, एंड सो ऑन। हकीकत यह है कि ये न्यू लिबरल रिफॉर्म्स जो पूरी दुनिया के अंदर इम्प्लीमेंट हुए हैं, ये कभी भी पॉपुलर ना तो पॉपुलर रहे हैं, और दूसरा ये इसके लिए हमेशा आपको किसी ना किसी किस्म की या तो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो कि आवाम की बात ही ना सुने, या इवन मिलिट्री डिक्टेटरशिप की ज़रूरत है कि जनाब अली हमें तो वोट की परवाह ही नहीं है, इसलिए हम जो है वो कोई भी न्यू लिबरल ऑस्टेरिटी मेजर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं।
अर्ज़ ये है कि ये इंतहाई अथॉरिटेरियन किस्म के और राइट विंग किस्म के इक़दामात हैं, जिनका नतीजा हमेशा ये हुआ है कि रियासत के अंदर जो लोगों का एतमाद है, कॉन्फिडेंस है, इवन पॉलिटिशियंस के अंदर, इवन राइट विंग पॉलिटिशियंस के अंदर जो लोगों का एतमाद है, वो ऐसे करके इवेपोरेट हो जाता है। और इसके साथ साथ तल्ख़ हकीकत यही है कि किसी भी मुल्क ने इसको इस वजह से इम्प्लीमेंट नहीं किया कि जनाब अली ये बड़ी ज़बरदस्त इकनॉमिक पॉलिसी है, हाँ यार ये हमें चाहिए, यार इसमें तो बहुत बड़ा कंसेंसस है। नो, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट उनको मजबूरी की वजह से इम्प्लीमेंट करना पड़ा, क्योंकि वो डेट्स के अंदर फंस चुके थे, डेट्स पे बैक कर नहीं सकते थे, तो इस वजह से उनकी मजबूरी बनी कि वो न्यू लिबरल रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करें। अदरवाइज़ अगर उनके पास चॉइस होती तो गारंटीड बात है कि कभी भी वो इन रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस ना करवाते। 1980s के अंदर जब वेनेजुएलन हुकूमत ने न्यू लिबरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, तो आप पीछे देख सकते हैं ये वेनेजुएलन स्ट्रीट है, सड़क है, एक किस्म की मेन रोड है, एक किस्म का मेन स्क्वायर है। वेनेजुएलन स्ट्रीट तो फट पड़ी, लोग आवाम सड़कों पर बाहर आ गए, एक हंगामा, एक फसाद शुरू हो गया। 1989 के अंदर बड़े बड़े राइट्स कराकस के अंदर नज़र आए और रिज़ल्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट ने गोली चला दी, जिससे बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए, बल्कि जाँ भागते हुए। फिर एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल सामने आया, जिसमें नज़र ये आया कि सदर ने बहुत सारे पैसे जो हैं वो अपने पास दबा लिए। तो इस पूरे सिनारियो के अंदर कुछ जूनियर आर्मी ऑफिसर्स ने एक मिलिट्री कू करने की कोशिश की। उसमें ये भी शामिल थे जिनका नाम है हुगो शावेज। इन्होंने 1992 में कू करने की कोशिश की, इनको अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। इनफैक्ट 1992 में एक नहीं 2 कू अटैम्प्ट्स हुई, दोनों ही कामयाब ना हो सकी। बहरहाल हुगो शावेज ने हिम्मत नहीं हारी और रिहा होने के बाद 1998 में PCV के साथ मिलकर उसने एक पेट्रियाटिक फ्रंट बनाया, एक पेट्रियाटिक यूनियन बनाया, यानी कि एक मुतहदा महाज बनाया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और 1999 में वो इलेक्शन लड़ा और लोग हैरान परेशान हो गए, दुनिया में लोग हैरान परेशान हो गए कि हुगो शावेज ने वो इलेक्शन जीत लिया। अब शावेज की कोशिश ये थी, और साथ उसके कम्युनिस्ट भी शामिल हो गए, कि किसी तरह से ऑयल वेल्थ को आवाम के लिए इस्तेमाल किया जाए, पॉवर्टी एलिविएशन की जाए, और बड़े बड़े ऐसे प्रोग्राम्स उसने लॉन्च किए जिसमें वाकई वेनेजुएला के अंदर पॉवर्टी नीचे जानी शुरू हो गई। मगर ज़ाहिर बात है कि जो पुरानी ओलिगार्की थी वो इस सारी चीज़ से खुश नहीं थी। 2002 में आर्मी ऑफिसर्स के ग्रुप ने हुगो शावेज की हुकूमत को गिराने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हुए। 4 दिन बाद हुगो शावेज पॉपुलर डिमांड की वजह से लोग सड़कों पे बाहर आ गए और इवन फ़ौज के अंदर ऑफिसर्स ने कहा कि बिल्कुल हम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो 4 दिन बाद ही हुगो शावेज को रिलीज़ कर दिया और वो दोबारा से इक़्तिदार में आ गया। ज़ाहिर बात है कि ये एक बहुत बड़ा शौक था उन लोगों के लिए जो सोच रहे थे कि शायद वेनेजुएला में भी वही होगा जो कि 1973 में साल्वाडोर अयेंदे की हुकूमत चिली में हुआ, मगर ऐसा हुआ नहीं। इस कू के बाद तो हुगो शावेज की हुकूमत और भी ज़्यादा मकबूल हो गई और 2005 के अंदर जब इलेक्शन हुआ तो ओए होए शावेज को तो तकरीबन 64% वोट पड़ा, बहुत ही भारी वोट पड़ा। जो कुव्वतें थीं जो चाहती थी कि शाविस्ता और बोलिवारियन रेवोल्यूशन रिवर्स हो जाए, ऐसे महसूस हो रहा था कि वो तो डिफ़ीट हो चुकी हैं। और मज़ीद कू से बचने के लिए या उनको प्रिवेंट करने के लिए शावेज की गवर्नमेंट और शावेज ने ख़ुद ये कहा कि अब हम वर्किंग क्लास को कम्यून्स के अंदर ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और ये फ़ैसला उन्होंने किया 2008-9 के अंदर कि अब वर्किंग क्लास को कम्यून्स में ऑर्गेनाइज़ किया जाए ताकि मज़दूर जो है वो ख़ुद हुकूमत का दिफा कर सके, क्योंकि लैटिन अमेरिका के अंदर आप भी जानते ही होंगे कई कूज़ हो चुके हैं जिसके अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को ओवरथ्रो कर दिया गया था। तो जनाब शावेज ने फिर नारा दिया कम्यून ओ नाडा, जिसका मतलब ये है कम्यून या नथिंग। मतलब कम्यून बनाएंगे तो बचेंगे, अदरवाइज़ जो है ना हम ख़त्म हो जाएंगे, हम नीस्तो नाबूद हो जाएंगे। दोस्तों मैं इस वक्त एक ऐसी जगह खड़ा हुआ हूँ जिसको पिटारे कहा जाता है, जो कि कराकस के आउटस्कर्ट्स पे है। इस इलाके की तारीख़ ये है कि बहुत सारे लोग जो कि कराकस में आके काम करना चाहते थे, डेली वेज वर्कर्स थे, प्रोलेटेरिएट्स थे, वो यहाँ आके सेटल हो गए। मगर फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर हुआ कि पहाड़ों से लैंडस्लाइड आई और यहाँ पे बहुत कुछ तबाही और बर्बादी हुई। मगर बहरहाल फिर मज़दूरों ने अब रीबिल्ड किया। ये इलाका जो है वो गढ़ था 1989 की अपराइजिंग का। यहाँ से मेहनत कश तबका, मज़दूर तबका निकला एक बड़ी तादाद के अंदर और हुगो शावेज की उन्होंने हमायत की।
तो उस सिलसिले में अब यहाँ जो पीछे एक पूरा कॉम्यून बना हुआ है, ये पूरा एरिया अब एक कॉम्यून है। पीछे ये जो बिल्डिंग एक कल्चरल सेंटर है, ये एक फ्रेंच लेफ्टिस्ट आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन की, और इसकी डिज़ाइनिंग में भी उन्होंने ये कहा कि हम एक नया किस्म का आर्किटेक्चर मुतारफ़ कराना चाहते हैं जो कि गाज़ा के रिविएरा प्रोजेक्ट के टोटली ऑपोजिट है। वो कहते हैं कि वो जो प्रोजेक्ट ट्रंप ने कहा था कि जी हम गाज़ा को एक रिविएरा बना देंगे, वहाँ पता नहीं कितनी पैसे लगाएंगे और पता नहीं मौज होगी सबकी, और वो अजीब व गरीब किस्म का AI वीडियो भी आपने देखा था। उन्होंने कहा जी वो तो मोनोपोली कैपिटलिज्म है सारा, हम एक ऐसा आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जो कि अवामी आर्किटेक्चर होगा, जहाँ पे लोग इकट्ठे मिलकर रहेंगे। तो लिहाजा उन्होंने फिर ये कम्युनिटी बनाई, ये सेंटर बनाया, जो आपके सामने ये पूरा कॉम्यून बनाया। जब आप वेनेज़ुएला की सड़कों पर घूमेंगे तो आपको इस किस्म की इनकलाबी ग्राफिटी हर जगह नज़र आएगी। आप देख सकते हैं कि ये क्यूबा के इनकलाब के साथ हमदर्दी में बनाई हुई इमेज है। बल्कि ना सिर्फ ये, थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो आपको चे गवारा की इमेजेस भी नज़र आएंगी, आपको मुख्तलिफ़ और ऐसी इमेजेस नज़र आएंगी जो कि सोवियत यूनियन से ताल्लुक़ रखती हैं। यस, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे भी सोशलिस्ट हैं। और सबसे जो हैरानकुन बात है वो ये है कि क्योंकि वेनेज़ुएला की हुकूमत ईरान की हुकूमत के साथ एलाइड है, तो आपको कई इमेजेस वेनेज़ुएला में नज़र आएंगी जो कि ईरान की हुकूमत को सपोर्ट करती हैं। ये बोलिवारियन रेवोल्यूशन आखिरकार क्या बला थी या क्या बला है, इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। बोलिवारियन रेवोल्यूशन की जो हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स हैं, यानी कि जिस सोच से वो मुतासिर हुई है, इस बोलिवारियन रेवोल्यूशन की नज़रियाती बुनियादों में सबसे पहले तो ज़ाहिरी बात है सिमोन बोलिवार शामिल थे ही। वो एक नेशनलिस्ट थे, उन्होंने न सिर्फ वेनेज़ुएला को बल्कि कई और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को स्पेनिश कॉलोनियल रूल से आज़ाद किया था। मगर बोलिवार के साथ साथ इसके अंदर और इन्फ्लुएंसेस भी शामिल थे। ख़ास तौर पे ज़मोरा का इन्फ्लुएंस शामिल था, जिन्होंने लैंड रिफॉर्म की बात की, क्योंकि जो नया इनकलाब था वो यही कह रहे थे कि हम गरीबों का इनकलाब हैं, हम मज़दूरों का और किसानों का इनकलाब हैं। हम चाहते ये हैं कि मुल्क के अंदर किसान ख़ास तौर पे खुशहाल रहे। तीसरा इन्फ्लुएंस इसमें गुस्टावो मचाडो का नज़र आता है, जो कि एक मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट थे और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वेनेज़ुएला के फाउंडर थे। और मचाडो से उन्होंने एंटी इंपीरियलिस्ट ख़यालात यानी कि लेनिन का बुनियादी थीसिस भी लिया। और फिर आखिर में ये कि इसमें ब्रावो और इज़ारा का इन्फ्लुएंस भी नज़र आता है कि हम एक लेनिनिस्ट वैनगार्ड नहीं बनाएंगे, बल्कि पॉपुलर डिसेंट्रलाइज्ड ग्रास रूट मोबिलाइजेशन के ज़रिए अपने सोशलिज़म को अचीव करेंगे, हासिल करेंगे। ये 21वीं सेंचुरी सोशलिज़म 21वीं सेंचुरी सोशलिज़म से किस तरह से मुख्तलिफ है। पहली बात तो ये कि वो ये कहते थे कि 20वीं सदी का सोशलिज़म बहुत अथॉरिटेरियन हो गया, वहाँ लेनिनिस्ट वैनगार्ड ने जो किरदार अदा किया वो अच्छा नहीं। मगर उसके साथ साथ ये भी कि हम अपने सोशलिज़म के अंदर मज़ीद स्पिरिचुअलिटी को और शामिल करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है और यहाँ पे क्रिसमस मनाया जा रहा है, और उन्होंने एक पूरा सेटअप किया हुआ है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के सिनारियो को, सीन को डिपिक्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरी यहाँ पे उन्होंने एक छोटी सी विलेज बनाई हुई है। अगर मैं इस 21वीं सेंचुरी सोशलिज़म को एक मार्क्सी नुक्ता नज़र से, एक मार्क्सी पर्सपेक्टिव से देखूं, तो मुझे नज़र यही आता है कि इस किस्म के मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स थर्ड वर्ल्ड के अंदर कई दफ़ा हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि जब भी साम्राज्य या न्यो लिबरलिज़म यहाँ पर मईशत को तबाह बर्बाद करता है, उससे रियासत भी तबाह बर्बाद होती है, तो रियासत के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स पैदा होते रहते हैं जो ये चाहते हैं कि रियासत मजबूत रहे, मईशत मजबूत रहे, जो न्यो लिबरल रिफॉर्म्स उनको रिवर्स किया जाए, या फिर जो साम्राज्य अज़ाइम है उनको किसी न किसी हवाले से रोका जाए। अगर मिडल ईस्ट की मैं बात करूँ जस्ट फॉर इंस्टेंस, तो गमाल अब्दुल नासिर ने भी सोशलिज़म की बात की, वो अरब सोशलिज़म की बात करते थे। बाथिस भी तकरीबन इसी किस्म का एक प्रोग्राम रखते थे। अफ्रीका के अंदर इस वक्त, पहले भी और इस वक्त भी, इस किस्म की कई मूवमेंट्स फ़ौज के अंदर से ही शुरू हो चुकी हैं। मिसाल तौर पे लिबिया का जो रेवोल्यूशन था मुअम्मर गद्दाफ़ी का, वो भी कहता था कि हम सोशलिस्ट हैं, और वो भी बेसिकली फ़ौज के अंदर से शुरू हुआ। और इस वक्त इब्राहिम ट्रोरी, अगर आप जानते हैं कि वो कौन है, उनका जो इनकलाब है वो भी इसी किस्म का और इसी किस्म की शक्ल रखता है। इस किस्म के सोशलिज़म की वजूहात वही न्यो लिबरल इकनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, जिसके नतीजे में मईशत भी तबाह बर्बाद होती है थर्ड वर्ल्ड की, और मज़ीद ये कि रियासत भी तबाह बर्बाद होती है, और रियासत के अंदर से
ऐसे लोग फिर पैदा होते हैं जो कहते हैं कि ये जो पुराना तरीका है काम करने का ये दुरुस्त नहीं। इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स, फिर लोगों पर गोलियां चलाना, फिर पता चले कि प्रेसिडेंट ने इतने बिलियंस की चोरी कर ली, मिलियंस की चोरी कर ली है। तो इस किस्म के स्कैंडल्स के नतीजे में और एक क्राइसिस के नतीजे में जो कहीं पे न्यू लिबरलिज्म की वजह से पैदा हुआ, तो कहीं पे स्विस कनाल क्राइसिस की वजह से या जो कॉलोनियलिज्म की बाक़ियात थी उनकी वजह से पैदा हुआ। इस किस्म की मूवमेंट्स थर्ड वर्ल्ड के अंदर अक्सर व बेशतर पैदा होती रहती हैं। 2013 में हुगो चावेज़ की वफ़ात हो गई और उसी साल हुकूमत ने इलेक्शन भी किया जिसमें उनके कॉमरेड जो थे साथ ही जो काम करते आए थे यानी कि माडुरो, उन्होंने हुकूमत के लिए कंटेस्ट किया और वो इलेक्शन जीत गए। मगर जो विक्ट्री उनको हुई वो बड़ी नैरो मार्जिन से हुई, तकरीबन 51% टू 49% से उनको कामयाबी हासिल हुई, यानी कि वो बहुत बड़ी विक्ट्री नहीं थी। ये वो दौर था कि जब ग्लोबल मार्केट के अंदर ऑयल प्राइसेस एकदम से गिरनी शुरू हो गई। कहाँ वो $100 अ बैरल पे ऑयल चढ़ा हुआ था, अब वो जाके $60 अ बैरल पे आ गिरा। तो वेनेजुएला के पास अब पैसे कोई नहीं थे। इनफैक्ट वेनेजुएला के लोग ये कहते हैं कि ये जो ऑयल प्राइसेस की मैनिपुलेशन थी ये भी जानबूझ के अमेरिका ने करवाई ताकि वेनेजुएला की इकॉनमी चीखें मारनी शुरू कर दे। मज़ीद अमेरिका की हुकूमत ने 2017 में और फिर 2019 में और सैंक्शंस लगाने शुरू कर दी और वेनेजुएला के अंदर तो हालात इतने ख़राब हो गए कि आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। मतलब इतनी तेज़ इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन के करेंसी तो तबाह बर्बाद हो गई, बल्कि इनके पास खाने पीने के लिए भी चीज़ें नहीं थी। लोग पतले हो गए। मिलियंस ऑफ लोग, कहा जाता है मिलियंस ऑफ लोग मुल्क छोड़ के भागना शुरू हो गए। वेस्टर्न मीडिया ने इस पर खूब प्रोपेगेंडा किया और कहा देखो सोशलिज्म का नतीजा कितना घिनौना होता है, वेनेजुएलन्स तो बेचारे भूखे मर रहे हैं और भाग रहे हैं अपने मुल्क से। मगर वेनेजुएला के अंदर लोग ये भी साथ साथ कह रहे थे या सोच रहे थे कि सरकार ये सोशलिज्म की वजह से तो नहीं है, ये तो आपकी सैंक्शंस की वजह से, बल्कि वेनेजुएला पे 930 मुख्तलिफ किस्म के सैंक्शंस कायम हैं। आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि शायद ही कोई मुल्क हो जिस पे 930 मुख्तलिफ किस्म के सैंक्शंस लगे हों। सारी बात है इसका बहुत नुकसान था। जो मशीनरी थी उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता था, स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल सकते थे, तिजारत के हवाले से भी चीज़ें बड़ी महंगी पड़ती थी। अगर कोई भी कंपनी वेनेजुएला से तिजारत करे तो फिर अमेरिका से वो तिजारत नहीं कर सकती थी, उस पर सैंक्शंस लग जाती थी। या इनफैक्ट सिर्फ अमेरिका पे नहीं, क्योंकि अमेरिका जो है उसके बहुत सारे तिजारती लिंक्स हैं कैरेबियन के अंदर भी और लैटिन अमेरिका के अंदर भी, तो उस कंपनी को फिर दूसरे मुल्कों में जाने की भी दिक्कत पेश आती थी। तो इस वजह से इनकी बहुत सारी तिजारत तबाह बर्बाद हो गई। ज़ाहिर बात है वेनेजुएला की हुकूमत इस मसले से निकलना चाहती थी। उन्होंने सोचा इस मसले से किस तरह से निकलें, तो उन्होंने सोचा फिर कि क्यों ना ऐसे करें कि रशिया से और चाइना से मज़ीद अपने ताल्लुकात और मजबूत करें। इवन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन की तस्वीर भी लगी हुई है। उन्होंने कहा इन मुल्कों से अपने राब्ते जो है वो मजबूत करें, ईरान से भी अपने राब्ते मजबूत करें और इनके साथ तिजारत और मज़ीद तेज़ कर दें। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि PSUV यानी कि जो यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला थी, उसके इस फ़ैसले पर बहुत ज़्यादा डिबेट डिस्कशन भी हुई और इनफैक्ट अमेरिका के अंदर और वेस्टर्न मीडिया के अंदर उन पर बहुत तनकीद भी की गई। मुआशी हालात के बिगड़ने के नतीजे में वेनेजुएला को कुछ तल्ख फ़ैसले भी करने पड़े। माडुरो हुकूमत ने 2018 और 19 के अंदर कुछ ऐसे नए कवानीन इंट्रोड्यूस किए जिसकी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला यानी PCV ने यह कहा कि नहीं, अब ये हुकूमत नियो लिबरलिज़म की तरफ जा रही है, लिहाजा हम इस हुकूमत के साथ अब अलायंस में नहीं रह सकते। इसके नतीजे में बहरहाल PCV में भी बहुत बड़ी बहस हुई और बहुत सारे PCV के दोस्त थे, साथी थे, कॉमरेड थे, मेंबर्स थे, जिन्होंने ये कहना शुरू किया कि नहीं, ये जो मुश्किल हालात हैं जिसके नतीजे में माडुरो हुकूमत को ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने पड़े हैं, इनमें माडुरो बेचारे का कोई कसूर नहीं, बल्कि अगर कसूर है तो सैंक्शंस का है, कसूर है तो ऑयल प्राइसेस का है। बहरहाल वो एक ऐसा वक्त था कि जब वेनेजुएला के अंदर हालात इतने ख़राब थे कि मैं भी आपको बता नहीं सकता। सरमायादारों की मीडिया ने तो यही कहना था कि देखें, हम तो हमेशा कहते थे कि सोशलिज़म जो है वो एक पिंजरे की तरह है। मैं भी पिंजरे के अंदर इसीलिए खड़ा हो गया हूँ। इस पिंजरे में आपकी मईशत तो तबाह होनी ही थी। क्या ये सोशलिज़म की वजह से था या सैंक्शंस की वजह से था? क्या ये माडुरो की वेलफेयर स्टेट किस्म की, फलाही रियासत किस्म की पॉलिसियों की वजह से था या ऑयल प्राइसेस की गिरने की वजह से था? इस सवाल का जवाब बआसानी आप इस तरह से दे सकते हैं कि जैसे ही यूक्रेन की जंग छिड़ी तो तेल की कीमतें दोबारा बढ़नी शुरू हो गई
और जैसे ही तेल की कीमतें दोबारा बढ़नी शुरू हो गई तो वेनेजुएला की इकॉनमी एक दफ़ा दोबारा से बूम करनी शुरू कर गई। यानी कमोबेश मैं ये कहूँगा कि पिछले 3-4 सालों के अंदर एक बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक रिकवरी वेनेजुएला की शुरू हो गई। और पिछले साल 2024 में यहाँ पर इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन में मैं भी मौजूद था वेनेजुएला में, एक इलेक्ट्रल मॉनिटर की तौर पे एक्ट कर रहा था। और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि अपोजिशन जमात भी पूरी तरह मोबिलाइज़ कर रही थी, अपनी रैलीज़ कर रही थी। मैंने अपोजिशन की रैलीज़ भी देखी, माडुरो ने भी बड़ी बड़ी रैलीज़ कॉल की, मैंने उनकी रैलीज़ भी अटेंड की। दोनों तरफ मैंने देखा तो बड़ा हॉटली कंटेस्टेड इलेक्शन था। सच्ची बात तो ये है, ज़ाहिरी बात है एक इलेक्ट्रल मॉनिटर तो सिर्फ यही देख सकता है कि जिन जिन इलाकों में, जिन जिन पोलिंग बूथ्स में मैं जाऊंगा वहीं पे मैं ऑब्ज़र्व कर सकूंगा। मैं कोई नेशनल लेवल की काउंटिंग के ऊपर तो नहीं बैठा हुआ, ना मैं स्पेनिश ज़बान उस हवाले से समझता हूँ कि मैं सारे उन चीज़ों को समझ सकूँ। मगर मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये थी कि माडुरो की पॉपुलैरिटी बहरहाल वेनेजुएला के अंदर कायम रही। ख़ास तौर पे इकोनॉमिक रिकवरी के बाद तो फिर माडुरो ये कह सकता था कि देखें हमने मुश्किल हालात का सामना किया मगर आज भी हम ग्रो कर रहे हैं, प्रॉस्पर कर रहे हैं एंड सो ऑन। माडुरो की विक्ट्री कोई बहुत बड़ी विक्ट्री नहीं थी। ये नहीं कि उसने स्वीप कर दिया हो इलेक्शन को, एक नैरो विक्ट्री थी, यानी कि उसके 50% से थोड़े से ज़्यादा वोट थे और अपोजिशन के 50% से थोड़े से कम वोट थे। ये बात मैं एतमाद से कह सकता हूँ कि माडुरो और PCUV के पास वेनेजुएला में एक बहुत बड़ी तादाद में पॉपुलर सपोर्ट मौजूद है। एक तरफ तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला में डिबेट जारी है, एक हिस्सा पार्टी का ये कह रहा है कि हमें बोलिवारियन रेवोल्यूशन को सपोर्ट करना चाहिए, दूसरा हिस्सा ये कह रहा है कि हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। दोनों का हमेशा की तरह यही दावा है कि हम दर हकीकत मेजॉरिटी की नुमाइंदगी हासिल करते हैं। एक हिस्सा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया और शायद वो दोबारा से पार्टी की कांग्रेस भी करे। इसका क्या नतीजा होगा वो तो बाद में देखेंगे, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला बहरहाल एक बड़ी संजीदा, एक बड़ी गहरी और एक बहुत ही मैं कहूँगा एक्टिव पार्टी जिसकी बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है, न सिर्फ वेनेजुएला में बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका में। इस वक्त माडुरो गवर्नमेंट गिरती हुई तो नज़र नहीं आ रही और शायद यही वजह है कि अमेरिका ने ये सोचा कि अब हमें कोई और हरबा निकालना पड़ेगा। इकोनॉमिक सैंक्शंस तो कामयाब नहीं हुए, तेल की कीमतें दोबारा से चढ़ गई हैं, माडुरो की हुकूमत जो है वो लग रहा है जैसे कि स्टेबलाइज होती चली जा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा कि जनाब आली माडुरो की हुकूमत जो है वो ड्रग स्मगलिंग कर रही है। हालांकि हकीकत यही है कि ज़्यादातर ड्रग्स की प्रोडक्शन और स्मगलिंग एक्चुअली कोलंबिया से होती है और बज़रिया पैसिफिक होती है, ये सब जानते हैं यहाँ लैटिन अमेरिका के अंदर। मगर बहरहाल अगर वो ड्रग स्मगलिंग करते भी माडुरो का ये कहना है तो भाई सारी इंटरनेशनल बैंकिंग से तो वो कटे हुए हैं, कहाँ से पैसे मंगवाते, कहाँ से लेके जाते। मतलब है कि ये एक्विजिशन बिल्कुल भी कोई भार नहीं रखती। उनका ये कहना है और मेरा ख्याल बाएं बाजू का ये कहना है और मेरा ख्याल है दुरुस्त कहना है कि सरकार अमेरिका को ड्रग स्मगलिंग से कोई गर्ज नहीं। CIA ने तो ख़ुद बड़ी ड्रग स्मगलिंग वगैरह की है अपने ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए। उनको अगर गर्ज है तो इस चीज़ से कि वेनेजुएला के अंदर इतना तेल है जिसकी हद हिसाब कोई नहीं। वो तेल चाहते हैं बुनियादी तौर पर, और वो चाहते हैं कि यह हुकूमत तब्दील हो, एक ऐसी हुकूमत आए जो कि तेल के ज़खायर को प्राइवेटाइज़ करे। जिस तरह ईरान की गवर्नमेंट मुसद्दिक की 1953 में CIA और MI5 ने ओवरथ्रो की। क्यों ओवरथ्रो की? क्योंकि वो ईरान का तेल चाहते थे। जिस तरह से इराक़ की इन्वेजन हुई, 1 मिलियन बंदा वहाँ पे मर गया। क्यों इन्वेजन हुई? वजह क्या थी? ये वजह नहीं थी कि सदाम हुसैन बड़ा अनडेमोक्रेटिक था, असल में वजह यही थी कि तेल के ज़खायर पर मोनोपोली इजारादारी कायम करना, यही रियल रीज़न थी इराक़ की ऑक्यूपेशन की। ना सदाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन निकले और ना वो सारी एक्विजिशंस जो अमेरिका ने लगाई वो सच्ची साबित हुई, बल्कि उलट ये बात ही साबित हुई कि बेसिकली ये एक साम्राज्यी ऑपरेशन था। यही कुछ फ्रेंकली स्पीकिंग इस वक्त वेनेजुएला में भी हो रहा है। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अगर कोई माडुरो को पकड़ लाए या उसमें मदद कर दे तो मैं उसको $50 मिलियन दूंगा। यानी वो वाइल्ड वेस्ट का आपने सुना ना कि जिस तरह वो कहते थे कि ये बाउंटी है जी फलाने पे, तो इस तरह अमेरिकन सदर ने माडुरो जो कि यहाँ वेनेजुएला के लीडर हैं उन पर एक बाउंटी लगा दी। हैरान कौन किस्म की बात है। और इसके साथ साथ अमेरिकन हुकूमत ने फिर 6 ऐसी किश्तियाँ
मिसाइल से उड़ा दी जो कि वेनेजुएला से निकल रही थी। वेनेजुएला की हुकूमत और कोलंबिया की हुकूमत का भी ये कहना है और यहाँ पे मीडिया का भी ये कहना है कि ये तो आम फिशरमैन थे। अमेरिका की हुकूमत ये कहती है जनाब ये ड्रग स्मगलर थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लोग ये कह रहे हैं कि जनाब अगर ये ड्रग स्मगलर थे भी तो इनको अरेस्ट करना चाहिए था, इनका ट्रायल होना चाहिए था। ऐसे ही तो नहीं आप किसी को कह दें कि ड्रग स्मगलर आप गोली मार दें, बजाय कि उसका ट्रायल करें, उसको अरेस्ट करें वगैरह वगैरह। अब इस वक्त सूरत हाल वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि सरकार वेनेजुएला के कोस्ट पे से बाहर तकरीबन 3 बड़े बड़े अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स खड़े हुए हैं और हज़ारों मरीन्स तैयार हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम वेनेजुएला की इन्वेजन करने के लिए तैयार हैं। मेरा ख्याल है अमेरिका वेनेजुएला की इन्वेजन तो नहीं करेगा, क्योंकि उसके नतीजे में पूरे लैटिन अमेरिका के अंदर एक आग फैल जाएगी, एक गुस्सा फैल जाएगा। मगर मकसद वही है कि ऐसी फ़िज़ा बना दी जाए जिसके अंदर वेनेजुएला के लोग ये कहें कि जी मडूरो की हुकूमत को गिराओ, यहाँ से अंदर से कोई रिवोल्ट वगैरह उभरे, कोई शायद मिलिट्री कू हो जाए, ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जाए जिसके नतीजे में हुकूमत का तख्ता पलट दिया जाए। इसके रिस्पॉन्स में PSUV यानी हुकूमत ने, मडूरो की गवर्नमेंट ने 8 मिलियन लोगों को मुसल्ला कर दिया। जी हाँ, आवाम को, आम लोगों को हथियार पकड़ा दिए कि अगर अमेरिका ने यहाँ पे इन्वेजन की तो आपने ख़ुद अपने मुल्क का दिफा करना है। अब इस सारी सूरत हाल का नतीजा क्या होगा? क्या मडूरो की हुकूमत सरवाइव करेगी? क्या वो 8 मिलियन लोग जो कि अब मुसल्ला हैं वो अमेरिका की इन्वेजन को रोक पाएंगे? ये सारी बातें तो अब आगे जाके ही तारीख से ख़ुद पता चलेंगी। एक दिलचस्प किस्म का पैटर्न नज़र आता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे कुछ छोटे मोटे रिफॉर्म्स भी हुकूमत करना चाहे, शायद कोई वेलफेयर स्टेट मुतारफ़ करवाना चाहे, तो वहाँ पर साम्राज्य ऐसे रिफॉर्म्स नहीं होने देता। अब जो रिफॉर्मिस्ट किस्म की पार्टीज़ हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो चाहती हैं कि जी कुछ तब्दीली आए, जो ओलिगार्की है, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं और जो गरीब हैं उनके दरमियान तबकाती जो मामलात हैं वो थोड़े से तब्दील हों, थोड़े से गरीबों को एक बेहतर ज़िंदगी मिले। तो ऐसे तमाम रिफॉर्म्स को साम्राज्यी हुकूमतें रोकने की कोशिश करती हैं। वो कोशिश यही करती हैं कि जो ओरिजिनल सिस्टम है वो कायम रहे। अब जो रिफॉर्मर्स हैं थर्ड वर्ल्ड के अंदर, उनके पास 2 चॉइसेस हैं। या तो वो कहते हैं कि साम्राज्य की जो यलगार है, उनका जो अटैक है, उनकी जो अग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं, उनका हम मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हमें या तो यहाँ पे रुक जाना चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए और उनकी बात कबूल कर लेनी चाहिए। या फिर अगर वो चाहते हैं कि ये रिफॉर्म्स जो हैं ये कामयाब हों तो उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो अपने इनकलाब को मज़ीद और रेडिकल करें। चाहे उनकी ओरिजिनल इंटेंशन ये ना हो कि इनकलाब इतना रेडिकल हो, वो उनकी ओरिजिनल इंटेंशन ये हो कि चलो तेल से थोड़े से पैसे निकाल के गरीबों को भी की भी ज़िंदगी बेहतर कर देंगे, कुछ करप्शन कम कर देंगे, बस इससे ज़्यादा हमारा कुछ इरादा नहीं है। मगर क्योंकि साम्राज्य ये भी नहीं होने देती तो फिर लिहाजा ऐसी हुकूमतों की मजबूरी बन जाती है कि या तो वो ऑब्वियसली गिव अप कर दें और कहें ठीक है हम साम्राज्य के साथ हैं। ये भी हमने बहुत देखा है। मिसाल तौर पे इजिप्ट के अंदर जब पैन अरब मूवमेंट चल रही थी तो सदात ने कहा बस ठीक है हम साम्राज्य के साथ अब मुआहिदा कर रहे हैं, मज़ीद इनकलाब करने की कोशिश नहीं करेंगे। या फिर वो रेवोल्यूशन जो है डीपन होता है, एस्केलेट होता है और गहरा होता है और हुकूमत की मजबूरी बनती है कि वो मज़दूरों और किसानों को मोबिलाइज़ करे और ये कहे कि अपने मुल्क का दिफा करो, अब हुकूमत का दिफा करो, ये लो हथियार, कम्यून्स बनाओ और मुल्क का दिफा करो। इससे इस प्रोसेस से जो इनकलाबी एक एवोल्यूशन है वो मज़ीद और गहरी होती चली जाती है और इनफैक्ट इनकलाब पहले से भी ज़्यादा रेडिकलाइज हो जाता है। उम्मीद है कि इस व्लॉग से आपने कुछ सीखा होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह वगैरह ज़रूर कीजिएगा, मगर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह कि अपने सवाल ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू सो मच।